गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने ज्योग्राफी के 4 पार्ट पढ़ लिए हैं, 8वां 9वां 10वां और 11वां। अब 12वां 13वां 2 पार्ट हम छोड़ देते हैं और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 14। पार्ट 14 ये वाला पार्ट पढ़ेंगे अपन। पार्ट 14 नाम है आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन। ये अर्थशास्त्र वाला पार्ट शुरू हो गया आपके। ज्योग्राफी के पार्ट में हमने 2 चैप्टर छोड़े हैं, वो हम बाद में पढ़ लेंगे। अब यह है अर्थशास्त्र का चैप्टर है, पार्ट 14 आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन। इस चैप्टर में से आपके 3 प्रश्न आएंगे एक एक नंबर के। 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक एक नंबर के कितने प्रश्न आएंगे? 3। आ गई समझ में? तो आपको इस चैप्टर में से एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन किस प्रकार के बन रहे हैं उन्हीं के बारे में जो है पढ़ना है। 3 नंबर का चैप्टर है आपका ये। कितने नंबर का? 3 नंबर का। उनमें से एक एक नंबर के आपके ये 3 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। बड़े प्रश्न हमें इस चैप्टर के नहीं करने हैं, छोटे छोटे प्रश्न ही देखने और समझने हैं। तो पढ़ते हैं पार्ट 14 आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन। अर्थशास्त्र है तो इसमें सबसे पहले आर्थिक अवधारणाएं देखो। आर्थिक अवधारणाओं में सबसे पहले लिया है राष्ट्रीय आय। सबसे पहले किसको लिया है? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का सामान्य परिचय हम पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय का सामान्य परिचय क्या होती है? राष्ट्रीय आय देखो, किताब खोल के बैठ जाओ। जहाँ अंडरलाइन मैं करती हूँ आप भी अंडरलाइन करो, जहाँ मैं प्रश्न बोलती हूँ आप प्रश्न लिखो। सभी विद्यार्थी किताब खोल के बैठेंगे। हम दिन प्रतिदिन के जीवन में अनेक बार आय शब्द का प्रयोग करते हैं। किसी भी व्यक्ति या परिवार के कल्याण को देखने हेतु सर्वाधिक उपयोगी कारक आय को माना जाता है। हम सब ये जानते हैं कि आय कल्याण का एकमात्र निर्धारक है, किंतु इसे व्यक्ति के कल्याण के अनेक निर्धारकों में से एक प्रभावशाली कारक अवश्य ही माना जाता है। एक व्यक्ति या परिवार की आय बड़ी सीमा तक उसके भौतिक जीवन, ये भी ध्यान रखोगे, एक व्यक्ति या उस परिवार की आय बड़ी सीमा तक उसके भौतिक जीवन, सामाजिक परिस्थिति तथा आर्थिक प्रगति की व्याख्या कर देती है। व्यक्ति या परिवार की भांति ही एक राष्ट्र की आय भी ज्ञात की जा सकती है। राष्ट्रीय आय की गणना एक अर्थव्यवस्था के लिए निम्नांकित दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। देखो इसमें क्या है, ये बताया गया है आय। हम दिन प्रतिदिन के जीवन में आय शब्द का प्रयोग करते रहते हैं कि उसकी आय कम है, उसकी आय ज़्यादा है, हमारी तो इतनी आय ही नहीं है, इतना खर्चा हो जाता है। व्यय, आय और व्यय, आय यानी आमदनी, व्यय यानी खर्चा। तो आय शब्द का हम प्रयोग करते रहते हैं। किसी के भी कल्याण को देखने के लिए जो है उपयोगी कारक है आय। कोई व्यक्ति कितना समृद्ध है उसके लिए हम उसकी आय देखते हैं कि उसकी जिसकी महीने की 1 लाख रुपए आय है वो भौतिक वस्तुओं का भी उपयोग ज़्यादा करेगा और सामाजिक स्थिति भी उसकी अच्छी होगी, आर्थिक प्रगति भी अच्छी होगी। और जिस व्यक्ति की आय मान लो महीने की 10,000 ही है तो उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं होगी, वो भौतिक जीवन में भी जो है अच्छे संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाएगा। इस प्रकार तो हम देखते हैं व्यक्ति की आय। किसकी आय? एक व्यक्ति की आय। जैसे हम एक व्यक्ति की आय देख सकते हैं, जैसे हमारे 2 पड़ोसी है, एक बहुत अच्छा है जिसकी 1 महीने की 1 लाख आय है और एक की बेचारे की 10,000 ही है। तो किसका भौतिक जीवन अच्छा होगा? जिसकी 1 लाख आय है। भौतिक जीवन का मतलब उसके पास कार भी होगी, घर में फ्रिज, कूलर, टीवी, शानदार सा बंगला भी होगा, सब कुछ होगा, सारी भौतिक सुविधाएं वो उपयोग करेगा। और एक बेचारे की 10,000 आय है, उसका मकान भी वैसा नहीं होगा, वो जो है छोटी मोटी गाड़ी पे चलेगा, इतनी सारी सुविधाएं जीवन की उसके पास नहीं होगी। समाज में भी उसकी स्थिति कम अच्छी होगी जितनी कि 1 लाख वाले की होगी। तो आय जो है सामाजिक परिस्थिति को भी प्रकट करता है एक व्यक्ति का। तो इस प्रकार व्यक्ति की आय अच्छी है तो परिवार की स्थिति भी अच्छी होगी। एक परिवार में जो है व्यक्तियों की आय अच्छी है तो उस परिवार की आर्थिक स्थिति भी क्या होगी? अच्छी होगी। तो जिस प्रकार से हम एक व्यक्ति और परिवार की आय का आकलन करते हैं उससे जो है हम उस परिवार की स्थिति के बारे में पता करते हैं, वैसे ही हम
एक राष्ट्र की आय के बारे में भी जान सकते हैं। देखो, व्यक्ति परिवार की भांति ही एक राष्ट्र की आय भी ज्ञात की जा सकती है। राष्ट्रीय आय की गणना एक अर्थव्यवस्था के लिए निम्नांकित दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न बनेगा यहीं से, यहाँ से अंडरलाइन कर लो पहला ही प्रश्न कि एक राष्ट्र के लिए उसकी आय की गणना करना क्यों महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न बन गया, एक राष्ट्र की आय की गणना एक अर्थव्यवस्था के निम्नांकित दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। अब वो क्या क्या है देखो, राष्ट्रीय आय ये है पहला, राष्ट्रीय आय से राष्ट्र की आर्थिक स्थिति तथा आर्थिक प्रगति का ज्ञान होता है। दूसरा, राष्ट्रीय आय के आधार पर हम विभिन्न राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था की तुलना कर सकते हैं। तीसरा, इससे अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान एवं उनके सापेक्षिक महत्व की जानकारी मिलती है। चौथा, राष्ट्रीय आय के अनुमानों के आधार पर अर्थव्यवस्था के लिए भावी नीतियों का निर्माण किया जा सकता है। तो एक राष्ट्रीय आय की गणना उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण होती है, उसके लिए ये 4 पॉइंट है कि राष्ट्रीय आय से राष्ट्र की आर्थिक स्थिति तथा आर्थिक प्रगति का ज्ञान हो जाता है। किसी देश की राष्ट्रीय आय अगर अच्छी है तो उस देश की आर्थिक स्थिति भी अच्छी है और वो जो है आर्थिक रूप से प्रगति भी करता है। राष्ट्रीय आय के आधार पर हम विभिन्न राष्ट्रों की तुलना भी कर सकते हैं कि जैसे हमारे भारत की राष्ट्रीय आय अच्छी है, पाकिस्तान की नहीं है, तो इस तरह जो है भारत आर्थिक स्थिति से अच्छा है, पाकिस्तान नहीं है। इस तरह से दो राष्ट्रों की तुलना भी उसकी राष्ट्रीय आय के आधार पर कर सकते हैं। तीसरा है, इससे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के योगदान एवं उनके सापेक्षिक महत्व की जानकारी भी मिल जाती है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में जो है कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय आय में जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा योगदान दे रहा है। क्योंकि राष्ट्रीय आय में इन सब की गणना की जाती है, सकल घरेलू उत्पाद और ये अपन आगे पढ़ेंगे शुद्ध घरेलू उत्पाद, सारी चीज़ें देखी जाती है। तो जो है किसका योगदान ज़्यादा है ये भी हम पता कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय के अनुमानों के आधार पर अर्थव्यवस्था के लिए भावी नीतियों का निर्माण भी किया जा सकता है। और ये भी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान लगा करके हमारे देश की राष्ट्रीय आय इतनी है, उसके आधार पर हम भावी यानी भविष्य में देश के विकास के लिए नीतियाँ भी बना सकते हैं, योजनाएं भी बना सकते हैं कि हमारी आय का इतना भाग हम शिक्षा में देंगे, इतना चिकित्सा में देंगे, इतना निर्माण कार्य में देंगे, इस प्रकार से। तो इसमें सिर्फ आपके 1 नंबर का प्रश्न बनेगा, तो कोई से भी 2 पॉइंट लिखने होंगे कि किसी भी राष्ट्र की आय की गणना करना उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो उसमें कोई से भी 2 पॉइंट लिख दो आप 1 नंबर के उत्तर में। ठीक है, प्रश्न हो गया आपके यहाँ, प्रश्न मैं आपके भेज दूंगी, आप सिर्फ अंडरलाइन करके ऐसे ऐसे लिख लो, किताब में भी लिख लो, आपके यहाँ प्रश्न बन रहा है। ठीक है, आगे देखो, अब हम देखेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में पूरी जानकारी। यहाँ हो गया आपका प्रश्न, ध्यान दे लिया होगा आपने पूरा, यहाँ से अंडरलाइन करके पूरा प्रश्न और इस प्रश्न का उत्तर, ये 4 पॉइंट है, उनमें से कोई से भी 2 पॉइंट करने हैं आपको। ठीक है, अब देखो राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय एक अर्थव्यवस्था की आर्थिक निष्पादकता का मौद्रिक माप है। ये देखो अंडरलाइन कर लो, यहाँ राष्ट्रीय आय पढ़ रहे हैं हम। राष्ट्रीय आय एक अर्थव्यवस्था की आर्थिक निष्पादकता का मौद्रिक माप है। किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का मौद्रिक माप है, आर्थिक माप है कि उस देश की राष्ट्रीय आय अच्छी है तो वहाँ पर उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी है। मौद्रिक यानी उसके पास कितनी मुद्रा, कितना भंडार है। इस देश के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा एक निश्चित अवधि का मतलब होता है वित्त वर्ष। इस देश के उत्पादन में के सभी साधनों द्वारा एक निश्चित अवधि यानी वित्त वर्ष के दौरान उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे किसे? राष्ट्रीय आय को। इसे देश के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा जो है एक वित्त वर्ष के दौरान
समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। राष्ट्रीय आय हमेशा अंतिम वस्तुओं पर निकाली जाती है, ये भी ध्यान रखोगे आप। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के रूप में इसे जो है परिभाषित किया जाता है, इसे किसे, राष्ट्रीय आय को। ध्यान रहे कि राष्ट्रीय आय देश की अंतिम वस्तुओं, यहाँ है ना, देश की अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो एक वित्त वर्ष अभी आया है, ये बोर्ड में आ गया ये वित्त वर्ष का, कि भारत में वित्त वर्ष कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि जो है वित्त वर्ष की अवधि है, ये अभी आया है बोर्ड में, ये वित्त वर्ष का ये रहा, ये इस साल आया बोर्ड में वित्त वर्ष की अवधि। तो एक वित्त वर्ष में उत्पादित के समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के रूप में किसको परिभाषित किया जाता है, राष्ट्रीय आय को। कि एक वित्त वर्ष में यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है देश में कौन कौन से उत्पादन के साधनों से कितनी आय हुई, वो जो है राष्ट्रीय आय। ठीक है, अब देखो यहाँ से अंडरलाइन करो फिर, राष्ट्रीय आय में देश की अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को ही शामिल किया जाता है। अंतिम वस्तु, राष्ट्रीय आय अभी ऊपर भी आया था ना, ये ऊपर भी आया था, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय में, अपने राष्ट्र की आय में देश की अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को ही शामिल किया जाता है। देश में उत्पादित होने वाली वस्तुओं और उससे प्राप्त जो उनका जो मूल्य होता है उसको ही राष्ट्रीय आय में जो है शामिल किया जाता है। विदेशी योगदान को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। अंतिम वस्तु या सेवा वह वस्तु होती है, अब हम बार बार कह रहे हैं ना अंतिम वस्तु क्या होती है, तो देखो अंतिम वस्तु व सेवा वह वस्तु होती है जिसका उत्पादन प्रक्रिया में पुनः प्रसंस्करण नहीं किया जा सकता। ये भी आप प्रश्न बनेगा आपके, यहाँ प्रश्न बन जाएगा, दूसरा प्रश्न यहाँ बनेगा, तीसरा प्रश्न यहाँ बनेगा कि अंतिम वस्तु या सेवा क्या होती है। ठीक है, दूसरा प्रश्न बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे बन गया आपके तीसरा प्रश्न, ध्यान दोगे आप। ठीक है, तीसरा, ठीक है, ये हो गया, ये दूसरा प्रश्न यहाँ बनेगा, और तीसरा प्रश्न अंतिम वस्तु या सेवा क्या है। अंतिम वह वस्तु या सेवा वह होती है जिसका उत्पादन प्रक्रिया में पुनः प्रसंस्करण नहीं किया जा सकता। साथ ही ये भी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय आय देश के उत्पादन की सभी साधनों की आय का योग होती है, न कि देश के व्यक्तियों की आय का। ये भी है, देखो, साथ ही राष्ट्रीय आय जो है देश के उत्पादन के सभी साधन जैसे कृषि से, उद्योग से, किससे कितनी आय हो रही है, आय का योग होती है राष्ट्रीय आय, न कि देश के व्यक्तियों की आय का। देश के व्यक्तियों की आय का नहीं है, उत्पादन के सभी साधनों से राष्ट्र को कितनी आय हो रही है उसका मौद्रिक मूल्य जो होता है वो क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। और अंतिम वस्तु किसको कहेंगे, जिसका उत्पादन प्रक्रिया में पुनः प्रसंस्करण नहीं किया जा सकता, उसको अंतिम वस्तु कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे गेहूँ है, गेहूँ अंतिम वस्तु नहीं है, गेहूँ का आटा बनाया जाता है। ठीक है, आटे के फिर फैक्ट्री में जाके मान लो बिस्किट बनाए जाते हैं, और वो बिस्किट हम उपयोग में ले रहे हैं, खा रहे हैं बिस्किट, उसके बाद बिस्किट के बाद तो उसका कुछ नहीं बनाया जा रहा, तो और अगर उसका भी और कुछ बनाया जा रहा हो तो फिर वो अंतिम वस्तु होगी जिसका हम उपयोग कर रहे हैं। वो जो है अर्थव्यवस्था में क्या कहलाती है, अंतिम वस्तु। और उस अंतिम वस्तु का उपभोग, अंतिम रूप से उपभोग करने वाला उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, तो ये यहाँ हो गया आपके यहाँ तक का। राष्ट्रीय आय देश के उत्पादन के सभी साधनों की आय का योग होती है, न कि देश के व्यक्तियों की आय का योग। देश के व्यक्तियों की आय का योग नहीं होती है, देश के उत्पादन के सभी साधनों से जो आय देश को होती है उसका योग कहलाती है राष्ट्रीय आय। परिभाषा आगे आएगी वैसे राष्ट्रीय आय की। ठीक है, तीसरा प्रश्न हो गया, ये वित्त वर्ष का मैं बता रही हूँ, ये आपका चौथा प्रश्न होगा, ये आ गया अभी आई गया ये। पांचवा प्रश्न ये है, उत्पादन किसे कहते हैं, पांचवा प्रश्न बनेगा ये। उपयोगिता का सर्जन तथा मूल्य वृद्धि का सर्जन ही उत्पादन होता है। ये 5 प्रश्न हो गया आपके इस पेज तक। ठीक है, पे एक ऊपर आ गया था, ये दूसरा, ये तीसरा, ये वित्त वर्ष का चौथा, और ये उत्पादन किसे कहते हैं वो पांचवा। उपयोगिता का सर्जन तथा मूल्य वृद्धि का सर्जन ही उत्पादन होता है। ठीक है,
छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे तो आपको ये सारे प्रश्न उत्तर क्या करने होंगे, याद करने होंगे, लिखकर प्रश्न में भेज दूंगी आपके। तो यहाँ तक हो गया। आगे देखो, देश के सभी साधन अपने संयुक्त प्रयास द्वारा जितने मूल्य की अंतिम वस्तुएं अथवा सेवाएं उत्पादित करते हैं, देश में उतने ही मूल्य की मूल्य वृद्धि का निर्माण होता है। इस मूल्य वृद्धि को सभी साधनों के स्वामियों को वितरित किया जाता है। साधनों को उनकी सेवाओं का पुरस्कार दिया जाता है। भूमि को लगान, श्रम को मजदूरी, पूंजी को ब्याज तथा उद्यमी को लाभ प्राप्त होता है। देश के सभी संसाधन अपने संयुक्त प्रयास द्वारा जितने मूल्य की अंतिम वस्तुएं सेवाएं उत्पादित करते हैं, देश में उतने ही मूल्य वृद्धि का निर्माण होता है। देश के सभी संसाधनों द्वारा जो अंतिम वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जाती है, उनका जो है अंतिम मूल्य जो क्या होता है, मूल्य वृद्धि होता है। और उस मूल्य वृद्धि को जो है सभी संसाधनों में साधनों की सेवाओं का पुरस्कार दिया जाता है। यानी किसी भी वस्तु का उत्पादन किया तो उसके लिए भूमि चाहिए तो भूमि का लगान, श्रम मजदूर चाहिए तो उनकी मजदूरी, पूंजी का ब्याज, उद्यमी को लाभ प्राप्त होता है। राष्ट्र के उत्पादन के साधनों को प्राप्त होने वाला भुगतान राष्ट्र के सभी साधनों द्वारा की गई मूल्य वृद्धि यानी उत्पादन के समान होता है। जैसे गेहूँ है, गेहूँ का आटा बनता है तो वो और महंगा हो जाता है, उसके बिस्किट बने तो वो और महंगे हो गए। इस तरह जो है उत्पादन में क्या होती जाती है, मूल्य वृद्धि। और वही क्या होता है, उत्पादन। गेहूँ उत्पादित करके रुक नहीं गए हैं हम, उसकी और वस्तुएं उत्पादित की और जैसे जैसे उसका उत्पादन होता गया वैसे वैसे उसका मूल्य बढ़ता गया। देखो गेहूँ क्या भाव होंगे, गेहूँ से महंगा आटा होगा, आटे से महंगे बने हुए बिस्किट होंगे, बिस्किट से महंगा अगर आपने केक या कुछ और बनाया तो वो होगा। तो वो मूल्य वृद्धि और आगे से आगे क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, तब उसमें क्या हो रही है, मूल्य वृद्धि हो रही है। ठीक है, आगे देखो। तो ये आपका यहाँ तक हो गया था। राष्ट्रीय आय के उत्पादन साधनों को प्राप्त होने वाला भुगतान उस राष्ट्र के सभी साधनों द्वारा की गई मूल्य वृद्धि यानी उत्पादन के समान होता है। इस प्रकार साधनों द्वारा जो उत्पादन किया जाता है वही उत्पादन के साधनों को आय के रूप में प्राप्त होता है। और इस प्रकार जैसे मैंने गेहूं का उदाहरण देके बताया ना आपको, इस प्रकार साधनों द्वारा जो उत्पादन किया जाता है, जैसे गेहूं का आटा, आटे की बिस्किट, वही उत्पादन के साधनों को आय के रूप में प्राप्त होता है। और जो उत्पादन के साधन है, जैसे चक्की वाला है तो उसके उत्पादन हुआ, बिस्किट की फैक्ट्री है तो उसके उत्पादन हुआ, इस तरह से। तो आगे देखो, सकल राष्ट्रीय यहाँ तक प्राप्त होता है। अतः एक राष्ट्र के लिए, यहाँ से देख लो, अतः एक राष्ट्र के लिए सकल राष्ट्र उत्पाद तथा सकल राष्ट्रीय आय समान होती है। एक राष्ट्र के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद, वो जितना उत्पादन करेंगे उतनी ही उनको क्या होगी, आय होगी। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि एक देश के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा एक वित्त वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया में योगदान के फलस्वरूप प्राप्त आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो राष्ट्रीय आय की परिभाषा आपके यहाँ से होगी, यहाँ से एक देश, देखो एक देश से, एक देश के यहाँ से पूरा राष्ट्रीय आय कहलाती है। यहाँ आपका प्रश्न हो गया, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर कौन सा हो गया, 6, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। ठीक है, वो थोड़ा ऊपर आपके समझने के लिए था। आगे देखो, हो गया राष्ट्रीय आय का। राष्ट्रीय आय कहलाती है। आगे, राष्ट्रीय आय को घरेलू साधन आय तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के योग के रूप में बताया जा सकता है। राष्ट्रीय आय को घरेलू साधन आय, भाई हमारे देश के भीतर ही जो है उत्पादन हुआ, तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के योग के रूप में बताया जा सकता है। घरेलू साधन आय क्या है, देखो या ना आपके घरेलू साधन आय हो रही है, घरेलू साधन आय और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, घरेलू साधन आय। ये देखो, घरेलू साधन आय का तात्पर्य देश की घरेलू सीमाओं के अंदर उत्पादन होने वाली साधन आय से है। घरेलू साधन का मतलब होता है कि हमारे देश के भीतर, देश की सीमा के भीतर जिन संसाधनों से उत्पादन हुआ उसके आय, उससे प्राप्त होने वाली आय को
घरेलू साधन आय कहते हैं। तो यहाँ भी आपका प्रश्न बन जाएगा प्रश्न नंबर 7। अगला देखो, राष्ट्रीय आय के अनेक रूप होते हैं। राष्ट्रीय आय के अनेक रूप होते हैं जिन्हें राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं कहा जाता है। राष्ट्रीय आय के अनेक रूप होते हैं जिन्हें राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं कहा जाता है। इन सभी अवधारणाओं को विशिष्ट वैज्ञानिक नाम, अर्थ एवं उपयोगिताएं हैं। इनमें सकल घरेलू उत्पाद, यहाँ से राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं कौन कौन सी है? सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आदि प्रमुख है। ये राष्ट्रीय आय के अनेक रूप है या राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं। प्रश्न बनेगा यहाँ भी इम्पोर्टेंट, राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं कौन कौन सी है। तो इसमें आपको ये सारा लिखना है कि राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं कौन कौन सी है। सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं, राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं। प्रश्न है कौन कौन सी है? सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ये राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं हैं। ठीक है, आगे देखो, प्रमुख एक दूसरे से पृथक होते हुए भी ये सभी अवधारणाएं एक अर्थव्यवस्था की आय को प्रदर्शित करती है। एक अर्थव्यवस्था की निष्पादकता को मापने हेतु प्राय सकल घरेलू उत्पाद को अधिक उपयोग में लिया जाता है। अब यहाँ से अंडरलाइन कर लो, एक अर्थव्यवस्था की निष्पादकता को मापने के लिए सकल घरेलू उत्पाद को अधिक उपयोग में लिया जाता है। अब यहाँ से है सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा। अगला प्रश्न बनेगा आपके यहाँ, एक वित्त वर्ष के दौरान देश की घरेलू सीमाओं में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सकल घरेलू उत्पाद का। इधर से राष्ट्रीय आयकर इनका तो आ चुका, ये आएगा अब सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो ये सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा है कि एक वित्त वर्ष क्या है? वही 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। एक वित्त वर्ष के दौरान देश की घरेलू सीमाएं यानी हमारे देश की सीमा के भीतर बाहरी विदेशी आय नहीं होती है सकल घरेलू उत्पाद में। घरेलू सीमाओं में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो राष्ट्रीय आय की और सकल घरेलू उत्पाद की और घरेलू साधन आय की इनकी परिभाषाएं आपको याद करनी है। ठीक है, और एक इसमें जैसे एक अर्थव्यवस्था की निष्पादकता को मापने हेतु, यहाँ से जो अंडरलाइन करी ना आपने, ये एक अर्थव्यवस्था की निष्पादकता को मापने हेतु प्राय सकल घरेलू उत्पाद को ही अधिक उपयोग में लिया जाता है। इसका मतलब है कि एक राष्ट्र की, एक देश की अर्थव्यवस्था को मापने के लिए उस देश के सकल घरेलू उत्पाद का ही अधिक उपयोग किया जाता है। यानी उस देश की सीमा के भीतर जो है देश के अंदर कितना उत्पादन होता है, कौन कौन से क्षेत्र का क्या योगदान है, उसी से एक देश की अर्थव्यवस्था को मापा जा सकता है। विदेशी आय या विदेशों से प्राप्त आय तो वो विदेशी हो जाती है, तो उसको हम अपनी अर्थव्यवस्था में नहीं गिनते हैं। तो एक अर्थव्यवस्था की, देश की अर्थव्यवस्था को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सकल घरेलू उत्पाद का। और सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा यहाँ से आ गई, एक वित्त वर्ष के दौरान से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्न बन रहे हैं आपके 7, 8, 9 जितने भी प्रश्न हैं वो मैं आपको भेज दूंगी, कल भेज दूंगी, कल और पढ़ाऊंगी उसके बाद। ठीक है, आपको ये अच्छे से समझने हैं, एक एक नंबर के छोटे छोटे प्रश्न बन रहे हैं, आपको एंड टू एंड याद करने हैं। ठीक है, धन्यवाद।